हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये जो यूपी ट्रिपल एससी के वन दरोगा भर्ती परीक्षा है उसका 24वां टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी। ये आज के वीडियो में हम लोग ये टॉपिक 24वां टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इसके दो टॉपिक और रह गए हैं डिस्कस करने के लिए। एक वन पारिस्थितिकी है और भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो वन पारिस्थितिकी में भी काफी कुछ जो है आगे के वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें भी बहुत थोड़ा सा ही रह गया है डिस्कस करने के लिए। और एक फुल चैप्टर भी हमें पढ़ना है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। तो ये होपफुली आपका कल जो है सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बाकी ये जो सारा कोर्स है वो फ्री पीडीएफ्स के माध्यम से भी उपलब्ध है। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक दिया है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, और उसके अलावा आपके कोई कंसर्न हो, क्वेरी हो तो आप हमें मेल करके, टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहले तो ये कि ये बहुत फिर से वही बात है, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। बाकी डेटा इसके लिए कोई अलग से नहीं है, केवल एक 2016 का डेटा है, वो भी 2-3 चीजों को लेके है, वो हम बता देंगे। मैंने इसमें लिखा नहीं है, अगर आपको कहीं लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, बट मुझे लगता नहीं है कि 2016 का डेटा जो है वो 2023 के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वन अर्थशास्त्र क्या है, वन का अर्थशास्त्र क्या है, किसको बोलते हैं। तो वन अर्थशास्त्र क्या है? वन उत्पादों और सेवाओं कि वन से जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं और वन से जो सेवाएं प्राप्त हो रही हैं कि उत्पादन, वितरण और खपत का अध्ययन। ठीक है, ये वन अर्थशास्त्र में लोग क्या अध्ययन करते हैं कि वनों से जो उत्पाद और सेवाएं मिल रही हैं उनका प्रोडक्शन कितना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और उसका कंजम्पशन या खपत किस तरह से उसकी की जा रही है, इसका अध्ययन जो हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन अर्थशास्त्र बोलते हैं। वन संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वनों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम लोग देखते आए हैं कि वन जो है वो क्या है, वहां जो लोकल लोग हैं, जो जनजातियां हैं और जो ट्रेडिशनली वहां पे लोग रहते आ रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का ये मूल स्रोत है। वहां बताया गया था एक रिपोर्ट में कि करीब 70 से 90% लोग जो हैं उनकी आजीविका का साधन क्या है? वन है, जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस वजह से वन संसाधनों का जो है आर्थिक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अभिन्न रूप में इनको मान्यता दी गई है। इसके अलावा वनों से क्या होता है? ये औद्योगिक प्रसंस्करण के लिए उत्पादन सामग्री जो आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्या करते हैं, आप उसको प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। लाइक टमाटर से आप जैम बना रहे हैं, आप संतरे से क्या कर रहे हैं? जैम बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से आप ये कच्चे आम, आंवले होते हैं, उनसे आप अचार बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, जो वनों से सामग्री मिल रही है उसका आप प्रसंस्करण करके क्या करते हैं? उद्योग चला रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उत्पादन सामग्री, पर्यावरण के से सामना जो करते हैं उसके लिए, सामान के लिए भी। उसके अलावा भोजन, ईंधन, दवाएं, घरेलू उपकरण, निर्माण सामग्री और कच्चे माल की एक विस्तृत श्रृंखला जो है वन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? वनों का अर्थशास्त्र है। वन इस तरह से क्या करते हैं? हमें आर्थिक मदद देने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, हमारी आर्थिकी में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान। वन क्या है? बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के अतिरिक्त ये क्या करते हैं? प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं। ठीक है, ये वनों के बारे में लोग पूछ, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये प्रदूषण नियंत्रण में है क्योंकि ये क्या करते हैं? कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोके रहते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को ये कम करते हैं। उसके बाद से जो वैश्विक तापन है उसको कम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं? उसके अलावा क्या करते हैं? भूमि की जो उर्वरता है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, भूमि की जो आर्द्रता है उसको बनाए रखते हैं। इसके अलावा ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण। ये पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बनाए रहते हैं कि जो फूड चेन्स है और फूड वेब्स हैं, जो खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल हैं, उनमें क्या करते हैं? ये उत्पादक के रूप में शामिल है। इनसे ही क्या होता है? बेसिकली फूड जो है मिलता है, भोजन मिलता है। और आपको बताया हुआ था कि पारिस्थितिकी में जो जीव जंतुओं का जो संबंध है एक दूसरे के साथ वो केवल भोजन और ऊर्जा को लेकर है। ठीक है, ह्यूमन की तरह नहीं है। ह्यूमन के पास सोशल
रिलेशनशिप भी है और कुछ भी है, बट जानवरों का जो एक दूसरे से संबंध है वो मुख्यतः भोजन पर है। ठीक है, जो हमने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में पढ़ा हुआ था। तो अगर ये वन नहीं होंगे तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाएं जो है प्रभावित होंगी, और उनके प्रभावित होने से पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह से ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था में कैसे वनों पर बहुत सारे क्या है आपके उद्योग टिके हुए हैं, ये उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, नई थ्योरी आई है इको टूरिज्म की। ठीक है, इको टूरिज्म जो है, उसके अलावा होम स्टे का एक कॉन्सेप्ट आया है वनों में, जो लोग छोटे छोटे से घर बनाकर वहां रह रहे हैं। ठीक है, इको पार्क है, नेशनल पार्क है, इन सब में लोग घूमने के लिए भी जा रहे हैं। तो पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी क्या मिल रहा है, वहां से महत्वपूर्ण योगदान बढ़ता जा रहा है पर्यटन अवस्था को, जो क्या है लोकल लोगों की आय में वृद्धि कर रहे हैं। और जब भी आदमियों की, जो किसी देश के लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि होगी, तो वो आय क्या होती है, देश की जो आय वृद्धि है उसमें झलकती है, उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से वन क्या है, ये जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। बाकी वर्ष 2016 की रिपोर्ट है जिसमें बोला है कि अगर भारत की जो टोटल वन संपदा है उसका अनुमान लगाया जाए तो वो करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है करीब। ठीक है, जो कई देशों के टोटल जीडीपी से भी अधिक है। ठीक है, इसके अलावा जो जीडीपी है, जीडीपी में वनों से जो प्राप्त उत्पाद है उसका जो परसेंटेज है वो 1.7% है। भारत के जीडीपी में लगभग 1.7% का योगदान जो है वन देते हैं, वनों से जो उत्पाद मिलते हैं ये है। बट ये डेटा बहुत पुराना है, ये रिसेंट का डेटा नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। बाकी वनों से आपको दो प्रकार के लाभ हैं, प्रत्यक्ष लाभ हैं और अप्रत्यक्ष लाभ हैं। तो देख लेते हैं वनों से आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ जो है वो वही है, पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं जिससे रोजगार अवसर में वृद्धि होती है। ठीक है, लोग घूमने जा रहे हैं, जो इको टूरिज्म आ रहा है, लोग वनों में घूमने जा रहे हैं, वहां पे रुक रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, होटल्स वगैरह बन रहे हैं। इससे जो लोकल ट्राइब्स हैं या लोकल लोग हैं जो, या जिनके घर हैं वहां पर, उनको क्या मिल रहा है, रोजगार के अवसरों में उनकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब लोग वनों में होते हैं तो वो वन क्षेत्र विशेष से कोई उत्पाद होता है, लाइक आप देखोगे कि कई जगह लोकल पेड़ पौधे होते हैं, जैसे एक बुरहांस प्रजाति होती है, उससे शरबत वगैरह बनता है। तो इन सब चीजों को भी क्या होता है, जो इनका विक्रय बढ़ता है और वहां जो लोकल लोग हैं उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इसके अलावा वनों से घरेलू और व्यापारिक उपयोग हेतु मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है। इवन वनों में कई जगह क्या है, बहुत अधिक मूल्यवान लकड़ियां भी प्राप्त होती है, जिनका जो मूल्य है वो बहुत अधिक है। ठीक है, इसके अलावा कागज उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है, खेल सामान है, फर्नीचर है, आदि उद्योगों को जो प्राप्त कच्चा माल जो है वो वनों से ही क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। इसके अलावा व्यवसायिक उपयोग हेतु वनों की नीलामी से राजकोष में धन भी आता है। ठीक, तो इस तरह से ये वनों के क्या है, प्रत्यक्ष लाभ हैं। कई सारे लोगों को क्या करते हैं, वहां वन संपदा जो हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था, जिन्हें लघु वन उत्पाद बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, उनकी आजीविका चल रही है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है वनों के लाभ हम बहुत ज्यादा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये वन के प्रत्यक्ष लाभ हो गए। इसके अलावा फर्नीचर निर्माण, वनोपज संग्रह आदि व्यवसाय में लाखों रोजगारों को क्या मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा वनों में पशुचारण से पशुपालन और डेयरी उद्योग में मदद मिलती है। गोंद है, लाख है, चमड़ा रंगने के पदार्थ हैं, औषधियां हैं बहुत सारी, शहद, मसाले आदि, ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी वस्तुएं भी क्या होती हैं, आपको वनों से प्राप्त होती है, जिनका उपयोग घरेलू उद्योगों, घरेलू कार्यों में भी और उद्योगों में भी इनका उपयोग होता है। इसके अलावा वन उत्पादों के निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हमने क्या बताया था कि अभी भारत में जो है लकड़ी निर्यात नहीं होती है, प्रसंस्कृत लकड़ी का आप निर्यात कर सकते हैं। लाइक आप लकड़ी से फर्नीचर बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लकड़ी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो वन उत्पाद से अच्छे अच्छे टाइप के फर्नीचर बनते हैं, ठीक है, और कुछ वस्तुएं बनती हैं, उनको क्या करते हैं, विदेश में निर्यात करते हैं। निर्यात करने से क्या होता है, हमें विदेशी जो मुद्रा है, जो बहुत मूल्यवान होती है, मतलब जो मानते हैं स्पेशली डॉलर को, तो वो मुद्रा की भी हमें प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से वनों के क्या हो गए, आपके लिए प्रत्यक्ष लाभ हो गए। इसके अलावा देखते हैं वनों से अप्रत्यक्ष लाभ क्या है। अप्रत्यक्ष लाभ में क्या है, वनों में पौधों की पत्तियां सड़ने और मृदा से मिलने, मृदा में ह्यूमस की मात्रा वृद्धि से मृदा उर्वर होती है। ठीक है, मृदा की उर्वरता बढ़ाए रखते हैं। इसके अलावा वन मृदा अपर्दन, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रहते हैं, जिसके जल का बहाव जो है क्या है, मिट्टी को काटता नहीं है और जल की धारा को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करने में
सहायता करते हैं। इसके अलावा ये CO2 का अवशोषण करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। ये क्या है, कार्बन सिंक है, ठीक है। वनों की जो मृदा है वो भी कार्बन को सोखती है और पेड़ जो है वो भी कार्बन को सोख लेते हैं। इसके अलावा जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये तापमान, आर्द्रता और वर्षा नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कई जनजातियां भी इसमें निवास करती हैं। इन जनजातियों के लिए निवास स्थान के साथ साथ इनको रोजगार के साधन वगैरह ये उपलब्ध कराते हैं। इनका जीवन जो है वो पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर होता है। तो इस तरह से ये वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। डेटा इसमें कुछ अभी मुझे मिला नहीं है, मैंने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, कहीं से भी डेटा इसके लिए कुछ नहीं मिला है। बाकी अगर अभी 10 दिन है, अगर अगले 10 दिन में कुछ डेटा मिल जाएगा तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो के माध्यम से नहीं तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको एटलीस्ट PDF में वो डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो इतना ही है। बाकी इसके पहले जो चैप्टर था 23वां चैप्टर, उसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की डिटेल निकालने के लिए और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की डिटेल निकालने के लिए। तो वो इसमें आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वो श्री C अचलेंदर रेड्डी है, ठीक है। अध्यक्ष नाम है श्री C अचलेंदर रेड्डी। ये 1 दिसंबर 2022 को बने हैं ये, बाकी अभी यही इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। इसके अलावा दूसरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड है। इसकी स्थापना जो है वो 20 सितंबर 2006 को हुई। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। इसके अध्यक्ष जो है वो श्री मनोज सिंह हैं। ये अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके ये क्या है, अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ये मनोज सिंह जी। ये IAS हैं। ये इसके क्या है, जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जो भी मुख्य सचिव होते हैं इस विभाग के, वही इसके क्या होते हैं, पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में डिटेल हो गई। एक फैक्ट और है, वो है उत्तर प्रदेश जैव विविधता नियमावली। एक सरकार द्वारा एक जैव विविधता नियमावली निकाली गई जो वर्ष 2010 में निकाली गई। तो इसका यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो यही उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में डिटेल्स में दी गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है कंटेंट। आपको ये कंटेंट कैसा लगा ये आप हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम के अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा ये कोर्स का कंप्लीट सिलेबस का फ्री PDF के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अब 2 टॉपिक रह गए हैं, वो आपके जल्द से जल्द हम कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको इनिशियली 3 दिन में 3 PDFs जो है वो 100 क्वेश्चंस की प्रोवाइड करवा देंगे। उनको हमने डिस्कस करने का अभी कोई भी प्लान नहीं रखा है, बट अगर आप लोगों के साइड से डिमांड होगी उनको डिस्कस करने की और अगर जरूरत होगी, ठीक है, अगर सफिशिएंट लोग होंगे तो फिर उनका डिस्कशन भी डाल देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।